हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर, मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 6, ये लिख दिया मैंने, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 6। तो 5 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और 5 लेक्चर में हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि अपना पूरा कॉन्फिडेंस मोल कंसेप्ट में आ चुका है। तो अगर आपने 5 लेक्चर तैयार कर लिए होंगे और सारे क्वेश्चन आप भी अपने हाथों से कर रहे होंगे ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मोल कंसेप्ट सबसे फेवरेट चैप्टर बन चुका है आपका। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 6 और ये आपका मोल कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग अपन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आया सर, स्पेशल पार्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री। हमने स्टाइकोमेट्री पढ़ लिया, यस सर। हमने स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, यस सर। हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया, हमने लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और अगर आपको ध्यान होगा, हर क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बातें काम आ रही हैं, एक तो ब्रह्मास्त्र और एक यूनिटरी मेथड। ब्रह्मास्त्र चलाना आना चाहिए और यूनिटरी मेथड चलाना आना चाहिए। ये 2 अगर आते हैं ना, तो मोल कंसेप्ट आपका 80% तैयार। ठीक है, आपको ये खुद रियलाइज हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल पार्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं सर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। हमको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत छोटी सी बात है, बस 3 बातें पता होनी चाहिए कि कौन सी गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो तुम बोलना पायरोगैलोल सॉल्यूशन। मैं बोलूं ओजोन गैस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तुम बोलना टर्पेंटाइन ऑयल। मैं बोलूंगा एसिडिक गैसेस जैसे कि CO2 एंड SO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तुम बोल देना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 90 मिलीलीटर ऑफ प्योर ड्राई ऑक्सीजन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इफ ओनली 10% ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। यस सर, मतलब मेरे पास ड्राई ऑक्सीजन कितना है, 90 मिलीलीटर है, इसका 10% ओजोन में कन्वर्ट हो गया, इसका 10% ओजोन में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। यस सर, तो यहां पर मैं 3 लगा देता हूं, यहां पर मैं 2 लगा देता हूं। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्या, यस सर, बैलेंस हो चुकी है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, हमारे पास ड्राई ऑक्सीजन कितनी थी, 90 मिलीलीटर थी, यस सर, और उसका सिर्फ 10% ही ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। उस ऑक्सीजन का सिर्फ 10% ही, मतलब 90 मिलीलीटर ऑफ प्योर ड्राई ऑक्सीजन का सिर्फ 10% ही ओजोन में कन्वर्ट हो रही है। यस सर, अब ध्यान से देख, जैसे मैं बोलूं आपको 100, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। सिमिलरली मैं आपको बोलूं 90, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। जैसे मैं बोलूं 80, तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। तो ये बातें तो आपको पता होंगी यार। तो यहाँ पर 90 मिलीलीटर है, उसका सिर्फ 10% ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सिर्फ 9 मिलीलीटर ही ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो ध्यान से देख, हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन खींची, निकालना क्या है सर, निकालना क्या है सर, ओजोन का वॉल्यूम। ये लिख दिया मैंने, ओजोन का वॉल्यूम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मिलीलीटर। ठीक है, और कहां से निकालना है सर, कहां से निकालना है सर, यहां से निकालना है। मतलब 9 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन से, 9 मिलीलीटर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 10% ही कन्वर्ट हो रहा है ना ओजोन में, मतलब 9 मिलीलीटर ही कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में, तो उसी से अपने को निकालना है। तो मेरे को कहां से निकालना है सर, 9 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है सर, मतलब ml ऑफ O2 से मुझे निकालना है। ठीक है सर, अब सबसे पहली लाइन में क्या लिखता हूं, जो मुझे पता रहती है, ब्रह्मास्त्र से। तो मैंने क्या बोला, अगर ऑक्सीजन के 3 मोल तो ओजोन के 2 मोल। यस सर, अब यूनिटरी मेथड लगा, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल तो ओजोन के 2/3 मोल। यस सर, तो ध्यान से देख, अगर ऑक्सीजन का 9 मिलीलीटर तो ओजोन का कितना मिलीलीटर, ध्यान से देख, 2/3 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी ओजोन का 6 मिलीलीटर बन रहा है, ओजोन का 6 मिलीलीटर बन रहा है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ऑक्सीजन तो 90 मिलीलीटर थी, उसमें से सिर्फ 9 मिलीलीटर ही ओजोन में कन्वर्ट हुई। यस सर, मतलब 81 मिलीलीटर ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है क्या, 81 मिलीलीटर ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है क्या, यस सर, मतलब अभी भी रिमेनिंग है क्या, यस सर, रिमेनिंग है। ठीक है सर, तो यहां पर देख क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। जब ऐसा कुछ पूछा जाता है ना, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कंपोजिशन, तो यहां पर अपने को 2 चीज निकालनी होती है, एक तो
जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पर ओजोन है, वो कितना बना, और दूसरी बात निकालनी होती है कि जो अपना रिएक्टेंट था, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो कितना बचा, तो यहाँ पर अपने को एक तो ये बताना है कि ओजोन कितना बना, और दूसरी बात ये बताना है कि ऑक्सीजन कितना बचा। देख 9 मिलीलीटर तो रिएक्ट हो गया, अभी भी 81 मिलीलीटर बचा हुआ है जो अनरिएक्टेड है। यस सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वही बात यहाँ पर पूछी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड ओजोन आफ्टर द रिएक्शन विल बी। तो ध्यान से देख, 81 प्लस 6, 81 क्या है अपना जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है, और 6 क्या अपना जो ओजोन का वॉल्यूम बना। यस सर, तो इसको कैलकुलेट कर दे, कितना हो गया सर, 87 मिलीलीटर। यस सर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 87 मिलीलीटर, 87 मिलीलीटर। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, तो यहां पर मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है ना, उसका काम होता है ओजोन गैस को एब्जॉर्ब करना। तो अब अगर मैं ये 87 मिलीलीटर जो मेरे पास है, इसको मैं टर्पेंटाइन ऑयल से पास कर दूं, तो यहां से जो ओजोन वाला आया था ना, जो ओजोन का वॉल्यूम आया था, वो मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि टर्पेंटाइन ऑयल का काम यही होता है कि ओजोन को एब्जॉर्ब कर लो। यस सर, तो इस 6 वाले को हटा दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर, 81 मिलीलीटर। क्या आ जाएगा, 81 मिलीलीटर। ये लिख दिया मैंने 81 मिलीलीटर। ये कब आया, जब मैंने टर्पेंटाइन ऑयल को पास किया। यस सर, तो यहां पर आ जाएगा तेरा 81 मिलीलीटर। अब ऑप्शन नंबर चेक कर ले, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं उम्मीद करता हूं खेल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में दिख जाए ना, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं है कि टर्पेंटाइन ऑयल का काम क्या है, तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर डिफ्यूजन की। ये लिख दिया मैंने डिफ्यूजन। पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर था, वो अब डिलीट हो गया, अब वो मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर ही हम डिफ्यूजन पढ़ते थे, इफ्यूजन पढ़ते थे, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ पढ़ते थे, ठीक है सर। परंतु अब वो चैप्टर डिलीट हो गया, तो अब इनके बारे में डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, परंतु जितना यूज में आ सकता है ना, उतना मुझे पढ़ना है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में भी ये यूज में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहली बात, सर डिफ्यूजन क्या होता है, कुछ नहीं होता डिफ्यूजन। ये एक कंटेनर है, यस सर, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, यस सर। इसके अंदर मान ले 2 गैसेस प्रेजेंट है, ए एंड बी। तो ये जो 2 गैसेस प्रेजेंट है, इनका एक दूसरे के साथ मिलना, घुल मिल जाना, जिसको बोलते हैं अपन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। आज के बाद मैं इसको बोलूंगा डिफ्यूजन, यस सर। फिर बात करते हैं अपन इफ्यूजन की। तो इफ्यूजन भी कुछ नहीं होता, देसी लैंग्वेज में समझते हैं। ये एक क्लोज्ड कंटेनर, यस सर, यहाँ कोई गैस प्रेजेंट है जिसको मैंने बोल दिया सर ए। अब यहाँ पर तूने क्या किया, एक छेद कर दिया, इस छेद से ये जो गैस ए है ये बाहर जाएगी क्या, बाहर और भी गैसेस प्रेजेंट होंगी क्या, यस सर। तो ये जो गैस ए बाहर निकली, जो गैस का लीकेज हुआ, यस सर, फिर वो गैस बाहर जाके और गैसेस के साथ मिली, इंटरमिक्स हुई, उसी को अपन बोलेंगे इफ्यूजन। तो कुल मिला के बात ये है कि डिफ्यूजन बोलो या इफ्यूजन बोलो, दोनों में क्या चीज होती है सर, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलती है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। फिर जो हमारे काम की बात है वो ये है, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो ध्यान से देख, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ को अपन सीखते हैं। तो यहां पर अपने को बस एक चीज ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ इफ्यूजन, ये मैं जो स्मॉल आर से लिख रहा हूं, ये क्या आपका रेट ऑफ इफ्यूजन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास का रूट। मतलब रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम मतलब मोलर मास, मतलब मोलर मास का रूट कर दे, उसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन के साथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 2 गैसेस दे दी उन्होंने, एक का नाम 1 बोल दिया, एक का नाम 2 बोल दिया, ठीक है सर। तो अब मुझे यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन निकालना है, तो मैं बोलूंगा सर R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1। सिंपल सा खेल है यार, बिल्कुल आसान। इनमें से वो 3 चीज दे देगा और एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी। 3 चीज वो खुद क्वेश्चन में दे देगा, एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, यस सर। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी, ध्यान से देख, ये लिख दिया मैंने, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन रूट M1, यस सर, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर रेट ऑफ इफ्यूजन का एक और फॉर्मूला है, ठीक है सर। वॉल्यूम एस्केप्ड, गैस का कितना वॉल्यूम बाहर निकला, वॉल्यूम एस्केप्ड अपॉन कितना टाइम लगा,
कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आज के बाद रेट ऑफ इफ्यूजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड अपॉन टाइम टेकन। तो V अपॉन टी, V का मतलब वेलोसिटी नहीं है, V का मतलब है वॉल्यूम, गैस का कितना वॉल्यूम बाहर निकला, ठीक है सर। तो आज के बाद रेट ऑफ इफ्यूजन इक्वल टू V बाई टी, यानी वॉल्यूम एस्केप्ड अपॉन टाइम टेकन। बिल्कुल आसान, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये बात तो मैंने आपको बता दी, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, इतना मैंने आपको बता दिया कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1 मैं बोल सकता हूँ क्या? यस सर। अब वापस से मान ले दो गैसेज हैं A एंड B, यानी 1 और 2, दो गैसेज हैं, एक का नाम 1 एक का नाम 2, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि R1 अपॉन R2, यहां से देख रेट ऑफ इफ्यूजन इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा सर V1 अपॉन T1 अपॉन फिर V2 अपॉन T2। यस सर, ये देख V अपॉन T होता है क्या? यस सर। तो यहां पर मैंने ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ का जो मेन समरी है ना वो यहां पर चिपका दी। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन में कैसे अपन अप्लाई करेंगे और कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज हीलियम। ठीक है सर। तो एक गैस है, मैं मान लेता हूं वो गैस का नाम है ए, ठीक है, और दूसरी गैस कौन है सर? हीलियम। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर? 4 AMU होगा। AMU को मैं स्मॉल u से भी लिख सकता हूं। यस सर। तो इसका जो ये अननोन गैस है ए, इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है। यस सर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो गैस ए है ना वो लगाती है 3 गुना ज्यादा टाइम एज टू इफ्यूज आउट एज हीलियम, यानी अगर हीलियम ने 1 सेकंड लगाया बाहर निकलने के लिए, तो जो गैस ए है उसने 3 सेकंड लगाए। यस सर। मतलब हीलियम से 3 गुना ज्यादा टाइम लगाती है ये बाहर निकलने के लिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि जितना वॉल्यूम अपन ए का बाहर निकाल रहे होंगे उतना ही वॉल्यूम हीलियम का भी बाहर निकाल रहे होंगे, यानी वॉल्यूम तो दोनों का क्या होगा सर? बराबर ही होगा। यस सर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है सर? ए का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि V1 अपॉन T1 फिर V2 अपॉन T2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1, रूट M2 अपॉन M1। यस सर। अब देख V1 और V2 तो दोनों बराबर हैं। यस सर। अब ध्यान से देख T2 ऊपर आ जाएगा, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1, रूट M2 अपॉन M1। तो T2 कितना है सर? T2 है अपना 4 अपॉन T1 कितना है? सॉरी, T2 कितना है? T2 अपना 1 सेकेंड है, तो ये लिख दिया मैंने 1 सेकेंड। T1 कितना है? 3 सेकेंड है, 3 लिख दिया मैंने, इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, मतलब रूट 4 अपॉन एक्स, एक्स मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि यहां से रूट हट जाए, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन 9 इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x इक्वल टू 9 इंटू 4, यानी 36u, यानी 36u। बिल्कुल सिंपल सा खेल था। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये लिख दिया मैंने, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप नीट के पीवाई को देखोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु आप AIPMT जो पहले एग्जाम हुआ करता था उसके पीवाई को देखोगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगर आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो किसी की, LN की, आकाश की, या फिर PW की, किसी भी कोचिंग की, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बस अगर ये क्वेश्चन दिख जाए ना, यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अपने को बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक weight of element upon percentage given into 100, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन परसेंटेज गिवन इनटू 100। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 4 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। यस सर। तो अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया क्वेश्चन नंबर 125, इंसुलिन कंटेन्स 16% सल्फर, देन फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर मैं लिख दिया सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना है? एलिमेंट कौन है वहां पर? ध्यान से देख, सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है सर? 32 होता है। कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। तो ये लिख दिया मैंने सर 32 अपॉन परसेंटेज गिवन, परसेंटेज कितना दे रखा है सर? 16% दे रखा है, इनटू
100 कर दे तो देख 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये क्या हो गया 100 इंटू 2 क्या हो गया तुम्हारा 200 ग्राम, 200 ग्राम। यस सर, तो आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 126, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हैविंग परसेंटेज ऑफ सोडियम 11.5%। यस सर, तो यहां पर देख मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू फॉर्मूला देख क्या था, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर एलिमेंट कौन है अपना, सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट तुम्हें पता है कितना होता है सर, 23 होता है। तो ये लिख दिया मैंने 23 अपॉन परसेंटेज कितना दे रखा है सर 11.5 इंटू 100। कितना सिंपल है, 11.5 1 जा 11.5, 11.5 2 जा 23, ये हो गया तुम्हारा 200 ग्राम। कितना सिंपल खेल है। यस सर, आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन इन विच परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 3.4%। तो मैंने लिखा सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, सल्फर का एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया सर 32 अपॉन परसेंटेज कितना दे रखा है सर 3.4% दे रखा है इंटू 100। यस सर, अब ध्यान से देख, अब यहाँ पर तुमको लग रहा होगा कि हम इसको अब कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल तुम्हें लग रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम अपने को ये करना होता है ना, ये जो पॉइंट वाला जो डिजिट दिख रही है आपको, इसको पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं होता तो मुझे यही कैलकुलेशन आसान लगती। तो ध्यान से खुद से सोच यार, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या 34 हो जाएगा क्या। यस सर, तो मैंने क्या किया, यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, तो अब ये हो गया तुम्हारा 32 इंटू 1000 अपॉन 34 अपॉन 34। अब ध्यान से देख, अब ये आसानी से कर सकता है। तो देख 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यस सर, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 16000 अपॉन 17। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा लगभग आएगा 940 ग्राम। कितना, 940 ग्राम। तो आंसर आ गया तुम्हारा 940 ग्राम, बिल्कुल आसान। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेनिसिलिन इन विच परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 9%। कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32 होता है, अपॉन परसेंटेज गिवन इंटू 100। यस सर, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारा 355 ग्राम। आंसर आएगा तुम्हारा 355 ग्राम। ठीक है सर, ध्यान से देख कैसे करेंगे अपन। 9 1 जा 9 और 9 4 जा क्या होता है सर 36 होता है, परंतु ये 36 नहीं है, यानी यहाँ पर ये 3 पॉइंट लगभग 7 तक आने वाला है, 3.7 तक आने वाला है। और जब तू इसको कैलकुलेट करेगा, सॉरी इसको जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग तेरा कितना आंसर आएगा सर 355 ग्राम आएगा। इसको जब तू काटेगा ना, ये आएगा तेरा 3.5। तो 3.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 355 ग्राम यहाँ पर अप्रॉक्स तेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में से ही एक आंसर है। तो यहाँ पर अपन एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस को, तो जो हमको लगेगा कि सबसे नजदीकी ऑप्शन है उसको अपन टिक मार देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 129, a compound has 8% of sulfur by mass, find out minimum molecular mass of compound, find out minimum molecular mass of compound। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 अपॉन परसेंटेज कितना दे रखा है 8 दे रखा है, इनटू 100 कर दिया। यस सर, तो ध्यान से देखिए यार, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 और 4 इंटू 100 कितना हो गया सर 400 हो गया क्या, 400 हो गया क्या। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख, परसेंटेज ऑफ एससी एटॉमिक वेट 78.4 इन peroxidase anhydrase enzyme is 0.5% by weight, then minimum molecular mass of peroxidase anhydrase enzyme is। ठीक है सर, तो हमको पता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है सर 78.4 दे रखा है। यस सर, अपॉन परसेंटेज कितना दे रखा है सर 0.5% दे रखा है, इनटू
100। अब ध्यान से देख यार, मैं चाहता हूं कि ये 0.5 ना रहे, ठीक है, यहां से पॉइंट हट जाए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम खुद से सोचो यार, कॉमन सेंस की बात है, 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 हो जाएगा क्या? यस सर। तो मैंने नीचे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 0.5 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो अब ये क्या हो चुका है, देख 78.4 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 1। यस सर। अब अपने को सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10 की पावर 4, 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियांट मॉलिक्यूल कंटेन्स 0.25% ऑफ अ मेटल हुज एटॉमिक वेट इज 59। इट्स मॉलिक्यूल कंटेन 1 एटम ऑफ दैट मेटल, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला आपको पता है, ये लिख दिया मैंने सर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का यहाँ पर एटॉमिक वेट दे रखा है 59, तो मैंने लिख दिया सर 59 अपॉन परसेंटेज कितना दे रखा है सर, 0.25 इंटू 100। यस सर। अब तुम कॉमन सेंस से सोचो यार, अगर मैं 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा क्या? यस सर। तो मैंने नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 59 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 0.25 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा सर, कैलकुलेट करके 1 हो जाएगा क्या? तो इसको हटा के मैं 1 लिख देता हूं। यस सर। तो अब तुम्हारा आंसर तैयार, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 23600, 23600 आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के। हालांकि आज तक मतलब जो लेटेस्ट अभी चल रहा है पैटर्न, वहां पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, परंतु पहले के अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नीट यानी एनटीए पे अपन कोई भरोसा नहीं कर सकते, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि नीट 2026 में ही मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आ जाए। तो अपन यहाँ पर हर चीज यहाँ पर कवर कर रहे हैं ताकि नीट 2026 में मोल कंसेप्ट से जो भी 1 2 3 क्वेश्चन आए ना, वो अपने 100% सही हो जाएंगे। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो यहां पर हमको टोटल 5 लॉ पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, फिर अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन, फिर अपन पढ़ेंगे सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर अपन पढ़ेंगे सर एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, तो टोटल 5 लॉ अपने को यहां पर पढ़ने हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला लॉ आया अपना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्टाइकोमेट्री, तो वहां पर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको वापस से बता देता हूं। अब ध्यान से देख, मान ले कोई केमिकल रिएक्शन है और वो बैलेंस्ड है, तो वहां पर जितना रिएक्टेंट के पास मास होगा ना, उतना ही मास प्रोडक्ट के पास होता है, उतना ही मास प्रोडक्ट के पास होता है। मैं आपको जब स्टाइकोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया भी था, सबूत आपको दिखाया था। यस सर। तो इसी को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी। बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है सर। अब यहां पर देख एक एग्जाम्पल ले रखा है, CaCO3 है, इसको हीट किया तो CaO बना एंड CO2 बना। अब ध्यान से देख, इसका मोलर मास कितना सर 100 ग्राम, इसका कितना सर 56 ग्राम, इसका कितना सर 44 ग्राम। तो 44 और 56 को जब तू ऐड करेगा तो 100 ग्राम ही तो आएगा। मतलब जितना रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड। इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और ऐसा तेरे को हर बैलेंस्ड रिएक्शन में देखने को मिलेगा। कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है तो वहां पर तेरे को ये चीज देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, हेबर्स रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। यस सर। अब ध्यान से देख यार, N2 इसका कितना होगा सर 17 नहीं सॉरी, N2 इसका कितना होगा सर, N का कितना होता है 14, तो N2 का कितना 28, और ये कितना है सर 6। ठीक है। तो 28 और 6 कितना हो गया सर 34 ग्राम। अगर रिएक्टेंट साइड 34 ग्राम हो गया तो प्रोडक्ट साइड भी 34 ग्राम होना चाहिए। NH3 का कितना सर 17 और इंटू 2 कर दे, क्योंकि 17 तो मोलर मास है, यानी 1 मोल का है,
तो ये 2 मोल दे रखे हैं ना, तो 34 हो जाएगा क्या? यस सर। तो जितना लेफ्ट साइड उतना ही राइट साइड, यानी जितना रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड हो रहा है क्या? यस सर। इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आज के बाद किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में जितना मास लेफ्ट साइड, जितना मास लेफ्ट साइड, जितना मास रिएक्टेंट साइड, उतना ही प्रोडक्ट साइड होने वाला है, उतना ही प्रोडक्ट साइड होने वाला है। सिंपल सा खेल था, आपको समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब ये हर जगह पे लागू नहीं होता, ये सब जगह लागू तो होता है, परंतु एक जगह है ना जहां पर ये लागू नहीं होता, तो उसकी बात अपन करते हैं। इसको मैंने बोल दिया लिमिटेशन। इस लॉ की लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है इस लॉ की, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ये कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा? सर ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा। आज के बाद लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, E = mc², ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, कभी कभी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। तो यहां पर तुम्हारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगता। तो आज के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं लगेगा। मतलब लिमिटेशन कौन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की? सर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को पकड़, तो जितना रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होगा। यस सर। तो ये था अपना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब आया अपना अगला लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में, मान ले एक केमिकल कंपाउंड मैंने ले लिया H2O, ठीक है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो किसी केमिकल कंपाउंड में, कोई भी केमिकल कंपाउंड ले ले, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे एक केमिकल कंपाउंड ले रहा हूँ वाटर, ठीक है सर। तो इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये लॉ क्या बोलता है कि किसी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा एक फिक्स डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, वो हमेशा एक फिक्स डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। दैट इज किसी एलिमेंट की परसेंटेज, किसी एलिमेंट की परसेंटेज किसी कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स रहती है। अब ध्यान से देख इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने यहां पर वाटर का एग्जांपल लिया, यहां पर एक एलिमेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालूं तो देख कितना होगा, 2/18 × 100। यस सर। इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। फिर मैं अगर ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालूं तो कितना आएगा, 16/18, 18 × 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। यस सर। अब इसका मतलब ये है ना, वाटर था, वाटर में 2 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मैंने मास परसेंट निकाल दिया, 11.1111 आया, एंड ऑक्सीजन का मास परसेंट मैंने निकाला, 88.89% आया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, इस लॉ का मतलब ये है कि जैसे तुमने केमिकल कंपाउंड ले लिया वाटर, ठीक है। तो यहां पर मुझे बात पता लग गई कि वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना होता है, 11.1111%, और ऑक्सीजन का 88.89%। अब इस वाटर को ना, इस केमिकल कंपाउंड को तुम कहीं से भी बना लो, मैंने किसी रिएक्शन से बना दिया, मैंने किसी रिएक्शन से बना दिया, मैंने नदी से उठा दिया, मैंने नदी से उठा दिया, मैंने समुद्र से ले आया पानी को, मैं अपनी बाल्टी से ले आया पानी को, इस पानी को तुम कहीं से भी ले आओ, तो यहां पर हमेशा हाइड्रोजन का जो मास परसेंट होगा वो 11.1111 ही रहने वाला है, और ऑक्सीजन का मास परसेंट 88.89% ही रहने वाला है। ये है ये लॉ। तो ये मैंने देसी लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि लॉ क्या कहता है, ठीक है। इस केमिकल कंपाउंड को तुम कहीं से भी बना दो, किसी रिएक्शन से बना दो, कहीं से भी ले आओ तुम वाटर को, उसमें हाइड्रोजन का परसेंट फिक्स रहेगा सर, वो 11.1111% ही रहेगा, और ऑक्सीजन का परसेंट भी फिक्स रहने वाला है, वो 88.89% ही रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये होता है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। वही बात यहां पर लिखी हुई है, किसी एलिमेंट की परसेंटेज इन अ कंपाउंड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी केमिकल कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चाहे तुम उस कंपाउंड को कहीं से भी बना दो, कहीं से भी ले आओ। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस लॉ का भी लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन के ऊपर बात करते हैं। तो पहली लिमिटेशन आई सर, पहली लिमिटेशन आई कि दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफिनिट प्रोपोर्शन जो लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं है। वो एप्लीकेबल नहीं है कब? ऐसे कंपाउंड में जहां पर जो एलिमेंट है ना वो आइसोटॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कंपाउंड में जहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट।
एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनको बोलते हैं अपन आइसोटोप्स। तो मान ले जैसे मैंने लिया सर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है। यानी ये जो मैंने केमिकल कंपाउंड लिया, यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा है जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख, अब यहां पर ध्यान से देख, अब यहां पर हो सकता है कि कार्बन 12 वाला प्रेजेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड में, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि कार्बन 14 वाला प्रेजेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर कार्बन 12 वाला प्रेजेंट है तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारा अलग आएगा, और अगर कार्बन 14 वाला प्रेजेंट है तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग आएगा। यहाँ पर देख टोटल, टोटल कितना हो रहा है सर इसका, 44 हो रहा है, परंतु यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 46 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 14 मैंने ले लिया, यहाँ पर कार्बन 12 मैंने ले लिया। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर अलग परसेंटेज आएगी कार्बन की, यहाँ पर कार्बन का मास परसेंट अलग आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ था वो फेल हो गया सर, वो फेल हो गया। तो आज के बाद इतना ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन तब फेल हो जाएगा जब किसी केमिकल कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये था इसका पहला लिमिटेशन। अब अगले लिमिटेशन की बात करते हैं। द रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू। अगर इस लॉ को मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, रिवर्स करने को बोलते हैं वाइस वर्सा, तो मैं बोल सकता हूं वाइस वर्सा ऑफ दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो वाइस वर्सा है, इसका जो रिवर्स है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख, इसका मतलब क्या, ध्यान से देख। ये अपना एक एल्कोहल है C2H5OH, OH फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कोहल, ठीक है सर। और ROR आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, यस सर। तो ये जो CH3OCH3 है, ये अपना ईथर है, ये अपना ईथर है। तो ये अपना अलग केमिकल कंपाउंड और ये अपना अलग केमिकल कंपाउंड। क्या अल्कोहल एंड ईथर एक ही होते हैं क्या? नहीं सर, ये अपना अलग केमिकल कंपाउंड है और ये अपना अलग केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। परंतु अगर जब तुम देखोगे ना तो यहाँ पर ना हर एलिमेंट की, इस कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज, मास परसेंटेज सेम रहने वाली है। मतलब जितना यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन रहने वाला है उतना ही यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन रहने वाला है, जबकि दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड है यार, जबकि दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? अरे मेरे भाई, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देख, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6O। यस सर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर? C2H6O। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कॉमन सेंस की बात है परसेंटेज, कॉमन सेंस की बात है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन दैट केमिकल कंपाउंड विल बी सेम। यस सर, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, वही बात मैंने यहां पर लिख दी। अब देख ये क्या लिखा हुआ है, इफ द इंडिविजुअल एलिमेंट परसेंटेज आर सेम। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मास परसेंट है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का मास परसेंट है, अगर वो दोनों जगह सेम है ना, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल कंपाउंड है वो एक ही है? नहीं भाई, यहां पर देख दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड थे, परंतु फिर भी एलिमेंट्स का मास परसेंट सेम आ रहा था। तो यहां पर मैं आंसर लिखूंगा सर नो। ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? इफ द इंडिविजुअल एलिमेंट परसेंटेजेस आर सेम, if the individual element percentages are same then the compound will also be same। क्या ये जरूरी है कि कंपाउंड हमेशा सेम ही होगा? नहीं भाई, हमने यहाँ पर एग्जांपल देख लिया कि कंपाउंड दोनों का अलग अलग था। यहाँ पर अलग कंपाउंड, ये अल्कोहल था, ये अपना ईथर था, दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, पर फिर भी यहाँ पर हर एलिमेंट की परसेंटेज क्या आ रही है सर? सेम आ रही है। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थे आपके दो लिमिटेशन, किसके? लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन के। तो पहले मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझा, फिर उसके दो लिमिटेशन के बारे में बात करी। यस सर, उससे पहले मैंने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, समझा उसको अच्छे से, फिर उसके लिमिटेशन के बारे में बात करी। यस सर, तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। अब आया अपना अगला लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अब देख, मान ले मेरे पास दो एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, मैं इनको रिएक्ट करा रहा हूं। तो अगर दो एलिमेंट को तू रिएक्ट कराएगा तो क्या हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं भाई, एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट करा रहा हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। यस सर, यानी दो एलिमेंट को जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो क्या सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा? नहीं सर, एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। यस सर,
ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ पर देख दो कंपाउंड बन गए, एक बना सर कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बना सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि ये जो दो कंपाउंड बने हैं ना, इनमें तू कुछ मत करो, इनमें तुम कुछ मत करो, किसी एक एलिमेंट को पकड़ो, दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट को पकड़ो, उसके वेट को क्या कर दो सर, फिक्स कर दो। तो जो दूसरा बचा हुआ एलिमेंट होगा ना दोनों कंपाउंड में, उनका जब तुम रेशियो देखोगे तो उनका रेशियो आएगा सर सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब जैसे 1:2:3, 3:4:5 ऐसे टाइप का, ठीक है। मतलब पॉइंट में नहीं होगा, वो पॉइंट में नहीं होगा, बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो होगा, परफेक्ट रेशियो होगा, इसको बोलते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है सर। अब चेक करके देख लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। ये लिख दिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिख दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख यहाँ पर दो एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देख कार्बन का सिर्फ एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का सिर्फ एक एटम है, तो यहाँ पर वेट कितना होगा सर 12, यहाँ पर भी वेट कितना होगा 12। यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है तो वेट कितना होगा 16, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है तो वेट कितना होगा 32, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दोनों कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़, तो यहाँ पर मैंने कार्बन को पकड़ लिया, तो कार्बन के वेट को फिक्स करना है, मतलब बराबर करना है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी सेम है, देख कार्बन का वेट ऑलरेडी फिक्स है, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। तो अब तुमको क्या करना है, कंपेयर करना है ऑक्सीजन का वेट। तो तुम ऑक्सीजन का जब वेट देखोगे तो ये देख कितना आ रहा है 16:32। अब इसको कैलकुलेट कर, सॉरी काट इसको, तो ये 16 से कटेगा तो 16 1 जा 16, 16 दूनी 32। तो ये देख सिंपल होल नंबर रेशियो आ चुका है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ चुका है। तो यही तो मैं बोल रहा था कि दो कंपाउंड है, ठीक है सर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है सर। तो इनमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दे तो जो दूसरा एलिमेंट होगा उनका वेट का जो रेशियो आता है वो आता है सिंपल होल नंबर रेशियो। बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल सिंपल खेल है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो आ गया वेट का 1:2, ये होता है अपना सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का वेट हमने कांस्टेंट कर दिया था, फिक्स कर दिया था 12 ग्राम, यस सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट का रेशियो कितना आ रहा है सर, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है कितना 1:2, कितना 1:2। बिल्कुल सिंपल सा खेल था, ये अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी अपन और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख मैंने देसी लैंग्वेज में लिख दिया, टू एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं क्या, यस सर। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हुए तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, यस सर। तो यहाँ पर देख, तो उन कंपाउंड्स में, मतलब जो दो कंपाउंड्स बने हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन कंपाउंड्स में किसी एक के वेट को फिक्स कर दे एंड दूसरे वाले के वेट का रेशियो जब तू चेक करेगा तो वो आएगा सर सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का वेट हमने 12 ग्राम फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन का जब वेट का रेशियो देखा तो वो आया सर सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2। तो यही होता है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस सर। तो यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन मैंने पकड़ा, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसको रिएक्शन करा रहा हूं मैं सर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मेरा दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर देख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा क्या, नहीं सर, एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना था, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना था। सिमिलरली यहाँ पर भी देख, मान ले कितने टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, N2O बन गया, NO बन गया, NO2 बन गया, N2O3 बन गया, N2O5 बन गया, यस सर। तो यहाँ पर तेरे 5 कंपाउंड बन चुके हैं, ठीक है सर। अब देख हर कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देख नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है 14 होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम है, यानी मैं 28 लिख दूं क्या, यानी मैं 28 ग्राम लिख दूं क्या, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 28, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है तो मैंने सिर्फ 14 लिखा, एक एटम है सिर्फ 14 लिखा, 2 एटम है तो 28 लिख दिया, 2 एटम है तो 28 लिख दिया, यस सर, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन के लिए देखता हूँ, ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है तो 16 लिख दिया, एक एटम है 16 लिख दिया, 2 एटम है 32 लिख दिया, 3 एटम है 16 × 3 यानी 48 लिख दिया, 5 एटम है 16 × 5 यानी 80 लिख दिया। इतना बात समझ में आ गई क्या? ये मैं क्या लिख रहा हूँ सर, वेट लिख रहा हूँ, वेट लिख रहा हूँ सर, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब मैंने क्या बोला था आपको, लॉ ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको क्या बोला था कि किसी एक एलिमेंट का वेट को फिक्स कर दो। अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर रहा हूँ। अब देख यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, 28 भी दिख रहा है, यहाँ पर 14 भी दिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ये सारा फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूं क्या,
इनको फिक्स कर रहा हूं, इनको 28 बना रहा हूं। तो यहाँ पर ये तो पहले से 28 है, यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी। इसको भी मैंने 28 बना दिया, इसको भी मैंने 28 बना दिया, इसको भी 28, ये तो 28 ही था, ये भी 28 ही था। यानी मैंने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया। सारे के सारे 28 हो चुके हैं, सारे के सारे 28 हो चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो यहाँ देख क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर ये पहले 28 था, तो ये पहले 16 था, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया हमने 28 में, तो यहाँ पर 16 में भी कुछ चेंज मत कर। ठीक है सर। यहाँ पर देख, ओरिजिनल तो ये क्या था, 14 था, हमने 14 को डबल कर दिया तभी तो 28 बनाया। तो यहाँ पर जो 16 था इसको भी डबल करके मैंने 32 लिख दिया। यहाँ पर 14 को डबल करके मैंने 28 लिखा था, तो यहाँ पर 32 को डबल करके मैंने 64 लिख दिया। यहाँ पर मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, तो यहाँ पर भी कोई छेड़खानी नहीं करी, यहाँ पर भी कोई छेड़खानी नहीं करी, तो यहाँ पर भी कोई छेड़खानी नहीं करी। अब देख, अब क्या हो चुका है, अब नाइट्रोजन का वेट हर कंपाउंड में क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, यानी सेम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन का रेशियो अगर तुम देखोगे ना तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ध्यान से देख, ये क्या आपका 16 रेशियो, 32 रेशियो, 64 रेशियो, 48 रेशियो, 80। ठीक है, तो देख 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। तो देख 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 5, ये होता है अपना सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बिल्कुल सिंपल सा खेल है ना यार, दो एलिमेंट है, उन्होंने एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना दिए। अब वो जो कंपाउंड है ना, उनमें किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दे, तो जो दूसरा एलिमेंट बचा उसका जो वेट का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ये हो गया अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हमने समझ लिया, पूरी कहानी हमको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस लॉ फेल्स व्हेन applied to some organic compound having carbon which has tendency to link itself with other carbon atoms by single, double and ट्रिपल बॉन्ड। बस तू कुछ मत ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, जैसे अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन प्रेजेंट होगा। अब कार्बन किसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। क्या? यस सर। कार्बन तो टेट्रावैलेंसी शो करता है ना, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, किसी के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है सर। तो हाइड्रोकार्बन्स के केस में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, कहीं ना कहीं यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल हो जाता है। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का लिमिटेशन कौन है सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब देख, जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल कराया, एक मैंने CH4 ले लिया, एक मैंने C2H6 ले लिया, एक मैंने C3H8 ले लिया। यहां पर देख, तीनों में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है सर। तो ये लिख दिया मैंने कार्बन, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है सर। अब देख, कार्बन का मास नंबर कितना होता है सर? 12 होता है। ठीक है सर। तो यहां पर देख, कार्बन का एक एटम है तो मैंने 12 लिख दिया, कार्बन के 2 एटम है तो मैंने 24 लिख दिया, कार्बन के 3 एटम है तो मैंने 36 लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को मैंने पकड़ा, ये रहा हाइड्रोजन का एटम, इसका मास नंबर सर 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। हाइड्रोजन के 6 एटम थे, मैंने 6 लिख दिया। हाइड्रोजन के 8 एटम थे, मैंने 8 लिख दिया। यस सर। तो मैंने यहाँ पर कार्बन के भी एंड हाइड्रोजन के भी वेट लिख दिए हर कंपाउंड में। ठीक है, अब लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि हर कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर दे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कार्बन के वेट को फिक्स कर रहा हूं, तो मैं सबको 12-12 बना देता हूं। तो यहाँ पर तो 12 था तो 12 का 12 ही रहने दिया। यहाँ पर मैंने 24 को आधा किया तो 12 बन गया। यहाँ पर मैंने 36 का 1/3 किया, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। तो अब मैंने क्या किया, कार्बन का वेट क्या कर चुका हूं, मैं फिक्स कर चुका हूं, मतलब तीनों को मैंने 12-12 बना दिया। ठीक है सर। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर खेल खेला वैसे ही मुझे हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। 12 का 12 ही रखा, कुछ चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर 4 का 4 ही रखना पड़ेगा। 24 का आधा कर दिया तो 6 का आधा कर दे, 3 ही लिख दे। 36 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2.6 आ जाएगा। अब ध्यान से देख, एक एलिमेंट का वेट को तूने फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके वेट का रेशियो देख, क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये अपना सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। यहाँ पर तो पॉइंट में भी एक एलिमेंट, सॉरी एक नंबर तो पॉइंट में भी आ गया, ये अपना सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो बस आज के बाद ध्यान रखना, कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गए या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जहां पर कार्बन प्रेजेंट है, तो वहां पर लिमिटेशन बन जाती है किसकी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया,
यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन था, परंतु यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल हो रहा है। यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला लॉ आया अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, ये अपना कार्बन है, ठीक है सर, ये अपना हाइड्रोजन, यस सर, ये अपना ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मान ले इसने बना दिया CH4 मीथेन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसने एक कंपाउंड बना दिया CO2। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसने कंपाउंड बना दिया सर वाटर H2O। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब यहां पर ना किसी भी एलिमेंट का वेट मैं फिक्स करूंगा, किसी भी एक एलिमेंट का वेट मैं फिक्स करने वाला हूं। तो यहां पर मैं इस एग्जांपल में कार्बन का वेट फिक्स करूंगा, कार्बन का वेट फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देख, अगर मैं कार्बन का वेट फिक्स कर दूंगा तो अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वेट रेशियो देखते हैं अपन। ये लिखा मैंने CH4, ये लिखा मैंने CO2। तो यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन का वेट मैं फिक्स कर रहा हूं, कार्बन का यहां पर एक एटम है तो 12 लिख दिया, एक एटम है तो 12 लिख दिया। और यहां पर देख ऑलरेडी वेट फिक्स है, ऑलरेडी वेट फिक्स है। तो अब मैं हाइड्रोजन का वेट रेशियो देखता हूं क्या आ रहा है। तो देख यहां पर मैंने ये हाइड्रोजन का निकाला और यहां पर मैं ऑक्सीजन का ले रहा हूं, यस सर। तो देख हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 लिख दिया, ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक एटम होता तो 16, 2 एटम है तो 32 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 32, ठीक है। तो एक आया अपना 4 और एक आया अपना 32, तो 4 रेशियो 32। तो यहां पर ध्यान से देख, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी ये आ गया अपना सिंपल होल नंबर रेशियो 1:8, ठीक है। तो यहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो से कोई मतलब नहीं है, यहां पर मतलब किस चीज से, ध्यान से देख, यहां पर मतलब किस चीज से। यहां पर हमने क्या किया, कार्बन का वेट फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो CH4 था और जो CO2 था वहां पर कार्बन का वेट तो फिक्स कर दिया, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो निकाला वो कितना आया सर, 1:8 आया। तो ये जो लॉ था ना, ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ना, ये क्या बोलता है कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहा है, कौन बन रहा है, वो H2O बन रहा है ना, जो H2O बन रहा है। तो यहां पर भी तुम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब वेट रेशियो निकालोगे तो वो सेम टू सेम या तो 1:8 आएगा या फिर इसी का ही मल्टीपल आएगा। इसी का मल्टीपल मतलब जैसे कि 2:16 आ जाए, जैसे कि 3:32 आ जाए। बात समझ में आ रही है, 3:24 आ जाए, सॉरी, ठीक है। तो ये इसी का या तो मल्टीपल आएगा या फिर सेम ऐसा ही रेशियो आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वाटर बन रहा है क्या, यस सर। तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकाल देते हैं। यहाँ पर देख हाइड्रोजन के 2 एटम है तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का एक एटम है तो मैंने 16 लिख दिया। तो ध्यान से देख, 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ गया तुम्हारा 1:8। यहाँ पर भी 1:8 आया था, यहाँ पर भी 1:8 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान था, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इसको सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी भयंकर बात नहीं है, आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल 4 लॉ। अब आपका आखिरी लॉ आया सर एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है सर। आइडियल गैस इक्वेशन अपने को पता है क्या, PV = nRT, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने बोला कि प्रेशर एंड टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, और R तो अपना गैस कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट होता ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, देख वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। तो यहां पर मैंने बोल दिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ, यानी सेम नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रखना पड़ता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके लिमिटेशन के बारे में बात करी। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और लास्ट में अपन ने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परसेंटेज यील्ड की। ये लिख दिया मैंने परसेंटेज यील्ड। यहाँ पर कुछ भी अपने को ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है, जैसे मान ले केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पर मान ले अमोनिया बन रहा है, अमोनिया तेरा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अमोनिया जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसका यील्ड कितना है, उसी को अपन बोलते हैं परसेंटेज यील्ड, कि इसका कितना परसेंट यील्ड हुआ, उसी को बोलेंगे परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो इसका तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि परसेंटेज यील्ड इक्वल टू
गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के जो मोल्स क्वेश्चन में दे रखे होंगे मैं उसको ऊपर लिखूंगा। अगली बात, जो मैं खुद से प्रोडक्ट के मोल निकालूंगा वो नीचे लिखूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, मेरा परसेंटेज यील्ड का आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा मोल्स से ही खेलूंगा। वो मुझे क्वेश्चन में भटकाने के लिए ग्राम दे सकते हैं, यानी मोलर मास दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स दे सकते हैं, वॉल्यूम दे सकते हैं, परंतु मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आता है क्या? मुझे स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में कंसेप्ट में अच्छी महारत हासिल है क्या? यस सर। तो मैं हर चीज को मोल्स में कन्वर्ट करना जानता हूं, मैं मोल्स में ही खेलूंगा। और एक बार मैंने मोल्स में खेलना सीख लिया, मोल्स में खेल दिया, उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मैंने जो खुद से निकाले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा खेल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख, ये बात मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम दे रखा हो, मोलर मास दे रखा हो, मॉलिक्यूल्स दे रखा हो, तो हमको डरना नहीं है, हमको ब्रह्मास्त्र चलाना है और इनको किस में कन्वर्ट करना है सर? मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के मोल्स चाहिए। यस सर। यहां पर भी कौन सा कंसेप्ट लगता है? स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है सर। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और बिल्कुल आसानी से परसेंटेज यील्ड का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आया अपना क्वेश्चन नंबर 132, A प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है सर। ये एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन इन्होंने दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये? इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर टेकन एंड 0.5 मोल ऑफ ए बी इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन? यस सर। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया सर A प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है सर। इनिशियल मोल कितने दे रखे हैं रिएक्टेंट्स के? इसका भी 0.5 मोल दे रखा है और इसका भी 1 मोल दे रखा है, 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी। तो इसका भी 1 मोल दे रखा है और इसका भी 1 मोल दे रखा है और इसका 0.5 मोल बन रहा है। यस सर। तो ध्यान से देखिए यार, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, एक ए है एक बी है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से अपन पूरा खेल खेलते हैं। यस सर। तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। यस सर। तो अपन कैसे पहचानते हैं सर? इसका भी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो हम क्या करते हैं सर? गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सर गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये भी तुम्हारा 1 आ गया, ये भी तुम्हारा 1 आ गया। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर ए प्लस 2b, ठीक है, गिव्स AB2। यस सर। तो यहां पर मैं इसको AB2 लिख देता हूं, ठीक है सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये क्या हो गया अपना? ये स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है सर? 2 है, ठीक है। तो ये नीचे वाला नंबर भी कितना आएगा सर? 2 आएगा, ठीक है। ये अपना क्या है? AB2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 0.5 आएगा। ये कितना आएगा सर? 0.5 आएगा। अब ध्यान से देख, छोटी वैल्यू कौन सी है? जो छोटी वैल्यू होती है ना, वो रिएक्टेंट अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो देख, 1 छोटा है या 0.5 छोटा है? ये अपना छोटा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सर छोटा। तो जो अपना बी है ना, ये अपना क्या हो गया सर? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ये अपना क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। यानी अपने को अब इसी के साथ खेलना है, इसी से खेलना है अपने को। तो एक बार जब मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग जाता है तो मेरे को ये सब मिटाना पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, निकालना क्या अपने को? AB2 के मोल्स निकालने, AB2 के मोल्स निकालने, ठीक है सर। कहां से निकालूंगा? हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालूंगा। अब ध्यान से देख, पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। अगर B के 2 मोल होते तो AB2 का 1 मोल बनता। यस सर। परंतु हैं कितने सर? हैं तो 1, मतलब 1 पे निकालना है। ये अपना यूनिटरी मेथड लग गया। तो अगर B का 1 मोल होता तो AB2 के कितने मोल बन जाएंगे? देख, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा कितना हो गया सर? 0.5 लिख दे। यस सर। यानी इतने मोल AB2 के बनेंगे। अब ध्यान से देख, अब हमने यहां पर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला देखा था, गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखा परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कितने मोल पहले दे रखे थे? पहले कितने दे रखे थे? 0.5 दे रखे थे, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने दिया 0.5। और हमने कितने निकाले? मैंने निकाले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने है, ठीक है, ये मैंने है।
मैंने निकाले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने कितने निकाले, मैंने भी 0.5 ही निकाल दिए। यस सर, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये तो इससे कट जाएगा, यानी यहाँ पर परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है तुम्हारा, 100% आ रहा है। यानी यहाँ पर परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है सर, 100% आ रहा है। तो इस तरीके से अपन परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन को टैकल करते हैं और सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमको अगर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है, स्टोइकोमेट्री का कंसेप्ट आता है, तो कोई दिक्कत परसेंटेज यील्ड में नहीं आने वाली। बस अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मैंने निकाले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 moles of A and 20 moles of B react to form 3 मोल of A2B3। तो यहां पर अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, A प्लस B गिव्स A2B3। तो इस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 2A प्लस, यहां पर मैंने लिख दिया सर 3B। यस सर, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। A के 8 मोल दे रखे हैं, 8 मोल, ठीक है सर। बी के 20 मोल दे रखे हैं, 20 मोल, ये लिख दिया मैंने 20 मोल, ठीक है। और A2B3 के कितने मोल बन रहे हैं सर, 3 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं सर, 3 मोल बन रहे हैं, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं, एक तो A है और एक B है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है सर। तो हम कैसे निकालते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा सर 4, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 6 पॉइंट समथिंग। तो जो छोटा नंबर आता है वो अपना क्या होता है सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और एक बार मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग गया तो मेरे को ये सब मिटाना पड़ता है। मुझे बात पता लग गई कि जो अपना ए था ना, वो अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो ए था वो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब अब मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही खेलने वाला हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर A2B3 के मोल्स, A2B3 के मोल्स, ठीक है। और मैं हमेशा कहां से निकालूंगा सर, लिमिटिंग रिएक्टेंट से निकालूंगा। और यहां पर मेरा कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है सर, ए, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा अगर ए के 2 मोल होते हैं ना, तो A2B3 के कितने मोल बनते हैं, 1 मोल बनते हैं। यस सर, यूनिटी मेथड लगा दे। अगर 1 मोल होता ए का तो कितने बन जाते सर, 1/2 बन जाते। परंतु हैं कितने, हैं तो 8 मोल। तो 8 मोल में कितने बनेंगे, ध्यान से देख। तो 8 मोल अगर ए के हैं तो यहां पर लिख दे 1/2 इंटू 8, तो 2 1 जा 2, तो 2 4 जा 8, तो यहां पर बन गए तुम्हारे 4 मोल्स। यानी तुमने A2B3 के मोल्स निकाल दिए और तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। अब फॉर्मूले में लगा दे, तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के कितने मोल दे रखे थे सर, पहले 3 मोल दे रखे थे, ठीक है। अपॉन मैंने निकाले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कितने निकाले सर, मैंने तो 4 निकाले, ठीक है। इनटू 100 कर दे, तो देख 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 और 25 3 जा कितना 75। तो यहां पर तुम्हारा परसेंटेज यील्ड आ गया सर 75%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यस सर, तो आज के बाद परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आएगा तो वो अपना गलत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। इन अ केमिकल रिएक्शन 28 ग्राम of N2 and 5 ग्राम H2 is taken and after reaction 17 ग्राम of NH3 formed as product. Find percentage yield of reaction। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए क्या किया, इन्होंने यहाँ पर मोल्स नहीं दिए, इन्होंने यहाँ पर इनका ग्राम दे दिया, वेट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको ब्रह्मास्त्र आता है, हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना जानते हैं क्या। यस सर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है सर। अब यहां पर लिखते हैं अपन कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। N2 का 28 ग्राम दे रखा है सर, ठीक है। और H2 का 5 ग्राम दे रखा है सर, यस सर। और NH3 कितना ग्राम बन रहा है, NH3 बन रहा है तुम्हारा 17 ग्राम, NH3 बन रहा है तुम्हारा 17 ग्राम, ठीक है सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ग्राम दे रखा है ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमको मोल्स में कन्वर्ट करना आता है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 28 अपॉन N2 का मोलर मास कितना 28 ही होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितना आ गया सर, 1 आ गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो H2 का मोलर मास 2, तो ये तुम्हारा आ गया सर 2.5, बिल्कुल आसान। अब निकालते हैं सर एमोनिया के लिए, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो NH3 का मोलर मास भी 17 ही होता है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया सर 1। तो इन्होंने हमको ग्राम दे रखा था
वेट दे रखा था, हमने यहाँ पर मोल्स निकाल दिए, तो हमारे पास रिएक्टेंट के भी मोल्स आ चुके हैं, प्रोडक्ट का भी मोल आ चुका है। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हमको अब देखना है कि N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है या H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट, यहाँ पर स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने नीचे 1 लिख दिया। ठीक है सर, H2 के लिए करते हैं सर, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, इसको सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देख, ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो जो वैल्यू छोटी आती है ना, 1 बड़ा या 0 पॉइंट समथिंग बड़ा, सर 1 बड़ा, यानी जो वैल्यू छोटी आती है वो मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है सर, H2 है। ठीक है, H2 है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक बार मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल दिया, उसके बाद मुझे ये सब मिटा देना पड़ता है। यस सर, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है अपना, H2 है। यस सर, मतलब मुझे H2 से ही खेलना है। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, लेफ्ट साइड तो मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट ही लिखूंगा, राइट साइड क्या लिखूंगा सर, प्रोडक्ट के मोल, यानी अमोनिया के मोल, अमोनिया के मोल। यस सर, अब ध्यान से देख, सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। तो यहां पर देख, अगर हाइड्रोजन के 3 मोल होते तो अमोनिया का 2 मोल बनता, फिर यूनिटरी मेथड लगा, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होता तो अमोनिया का 2/3 मोल बनते। ठीक है सर, परंतु हाइड्रोजन के कितने मोल हैं सर, 2.5 मोल हैं, यानी 2.5 मोल में अपने को निकालना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 2/3 इंटू 2.5, 2/3 इंटू 2.5, यानी इतने मोल किसके बने, अमोनिया के बने। ठीक है सर, अब फॉर्मूला लगा दे, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी प्रोडक्ट के कितने मोल दे रखे थे पहले सर, पहले 1 मोल दे रखा था, ये लिख दिया मैंने 1, अपॉन मैंने कितने निकाले, मैंने निकाले सर 2/3, तो 3 उधर जाएगा, इंटू 2.5, इंटू क्या कर दे सर, 100 कर दे, 100 कर दे। ठीक है सर, अब ध्यान से देख, ये जो 2.5 है ना, इसको मैं चाहता हूं ये 25 हो जाए, ये 2.5 25 हो जाए, यानी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है सर, देख 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब ध्यान से देख, 10 2 जा 20 और 23 जा 60, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया 60%। कितना आ गया सर, 60%। तो परसेंटेज यील्ड तुमने निकाल दी अमोनिया की 60%। बिल्कुल आसान सा खेल। यस सर, तो तुम्हारा दिमाग खुल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 20 gram of CaCO3 is decomposed and 9.8 gram CaO is obtained. What is the percentage yield of CaO obtained? ठीक है सर, तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। सबसे पहला काम कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर भी एक कैल्शियम, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी देख 2 और 1 3, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन, यानी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। यस सर, ये बैलेंस्ड है। अब ध्यान से देख, सबसे पहले मैंने यहां पर केमिकल रिएक्शन लिख दी, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब ध्यान से देख, यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, यहां पर सिंपल स्टैकोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा क्या। यस सर, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कब निकालते हैं, जब 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, इसका भी स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टैकोमेट्री कोएफिशिएंट 1। CaCO3 का 20 ग्राम दे रखा है। यस सर, CaO का 9.8 ग्राम दे रखा है। यस सर, अब ध्यान से देख, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम मेरा कि ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने लिखा सर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो CaCO3 का मोलर मास बहुत बार हमने यूज कर लिया, 100 ग्राम होता है क्या। यस सर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया सर, 1/5 आ गए, यानी 0.2 मोल्स आ गए। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं CaO के लिए, गिवन मास कितना 9.8 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो CaO का यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है सर, 56 ग्राम होता है। ठीक है सर, तो ये मैंने निकाल दिया इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का तो कोई कंसेप्ट लगने नहीं वाला, यानी अपन सिंपल निकाल सकते हैं क्या। यस सर, अब ध्यान से देख, लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा सर, CaCO3 का, यानी यहाँ पर तो रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, तो वो कौन है अपना CaCO3 है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर CaCO3 का मोल
और मुझे निकालना क्या है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं, यानी CaO के मोल। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, सबसे पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से, अगर इसका 1 मोल होता तो इसका भी 1 मोल ही बनता, इसका भी 1 मोल ही बनता। ठीक है सर। तो इसके हैं कितने सर, CaCO3 के हैं कितने, इसके सर 1/5 मोल हैं, तो कॉमन सेंस की बात है इसके भी 1/5 मोल बनेंगे। इसके हमने मोल निकाल दिए। अब बस हमने निकाल दिया तो परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला लगा दे, परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला लगा दे। क्या था, गिवन मोल्स ऑफ CaO, तो कितने थे सर 9.8/56, 9.8/56 मोल थे। ठीक है। अपॉन हमने कितने निकाले, हमने निकाले सर 1/5, तो 1 यहां आएगा, अपॉन 5 यहां चला गया, इंटू 100 कर दे, इंटू 100 कर दे। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, 9.8 को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मान लीजिए 10 होता, और ये जो 56 लिखा हुआ है मान लीजिए 55 है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर वहां पर ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा, उसको टिक मारना, तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। 30 ग्राम ऑफ C3H8 burns in air to produce 70 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। ठीक है सर। तो सबसे पहले एक बात तुम्हें समझ में आ गई क्या, कि ये अपनी हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन है, ये अपना हाइड्रोकार्बन, और ये बर्न कर रहा है एयर में, एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है 20%, यानी ये अपना हाइड्रोकार्बन का कंबसन रिएक्शन है, ये अपनी हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी। सबसे पहला काम कि केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, तो यहां पर अपन इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 3, तो यहां पर 3 लिख दे। फिर अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 8, तो यहाँ 4 लिख दे। फिर अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ये 6 हो गए, और 4 इधर 10 हो गए, तो यहाँ पर लिख दे 5। तो ये तुम्हारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देख। C3H8 इसका 30 ग्राम दे रखा है, इसका 30 ग्राम दे रखा है। ठीक है। परंतु हमको ग्राम नहीं चाहिए, हमको मोल्स चाहिए। ठीक है सर। तो अभी अपन मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ी देर बाद। CO2 का कितना दे रखा है सर, 70 ग्राम दे रखा है। CO2 का कितना दे रखा है सर, 70 ग्राम दे रखा है, 70 ग्राम दे रखा है। ठीक है सर। अब यहां पर इन्होंने O2 के बारे में कुछ नहीं बता रखा, इन्होंने O2 के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि O2 मेरा क्या सर, एक्सेस रिएजेंट है। O2 मेरा क्या सर, एक्सेस रिएजेंट है, और मेरा जो C3H8 है वही मेरा क्या सर, लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब मुझे यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, C3H8 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, C3H8 है। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा C3H8 का, C3 मतलब 12 इंटू 3 प्लस 8, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 44। कितना हो गया सर, 44। 36 प्लस 8 कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 15 जा, तो ये तुम्हारा 15/22, 15/22। तो ये मैंने C3H8 का गिवन मोल्स निकाल दिया। ठीक है सर। हमको उन्होंने मास दे रखा था, परंतु हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें मोल्स में ही चाहिए। ठीक है सर। और इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर दे। CO2 जो कि अपना यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसका इन्होंने 70 ग्राम दे रखा है, तो इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास तुम्हें पता होगा कितना होता है सर, 44 होता है। कितना होता है सर, 44 होता है। ठीक है सर। तो 22, और ये हो गया तुम्हारा 35, तो ये हो गया तुम्हारा 35/22, 35/22। ठीक है। अब निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख, लेफ्ट साइड क्या लिखूंगा सर, लेफ्ट साइड लिमिटिंग रिएजेंट लिखूंगा, जो कि मेरा कौन है, C3H8 है। राइट साइड में क्या लिखूंगा, CO2 के मोल, CO2 के मोल ही तो मुझे निकालने हैं। यस सर। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो ब्रह्मास्त्र से मुझे पता है। तो मैंने बोला कि अगर इसका 1 मोल होता तो CO2 के 3 मोल बनते। यूनिटरी मेथड पहले से लगा हुआ है, परंतु इसके कितने मोल हैं सर, इसके तो सर 15/22 मोल हैं। तो यहाँ कितने बन जाएंगे सर, 15/22 इंटू 3, इतने मोल बन गए CO2 के। तो CO2 के मोल कितने बने वो हमने निकाल दिए। तो अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर दे, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू गिवन मोल ऑफ CO2। कितने मोल दे रखे थे सर, 35/22 दे रखे थे, 35/22 दे रखे थे। और मैंने कितने निकाले सर,
15 × 3/22, तो यहाँ पर आएगा 15 × 3/22 इंटू क्या कर दे सर 100 कर दे। सबसे पहला काम 22 से 22 कट गया सर, 22 से 22 कट गया, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35। अब देख ये हो गया तुम्हारा 7 × 100 और नीचे क्या हो गया 3 3 जा 9। अब ध्यान से देख 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो 9 11 जा 99, तो ये हो गया तुम्हारा लगभग 11, ठीक है। तो 11 7 जा कितना हो गया सर 77 हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 77 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ये परसेंटेज यील्ड आ गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं होने वाली, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 137। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ find out the percentage yield of ammonia formed by 30 gram of H2 and excess of N2। excess of N2 का मतलब होता है कि यहाँ पर जो N2 है ना वो एक्सेस रिएजेंट है। इन्होंने खुद ही बता दिया क्वेश्चन में कि N2 तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट है, यानी जो तुम्हारा H2 होगा वही तुम्हारा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तुम्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इफ ऑब्जर्व्ड यील्ड ऑफ एमोनिया इज 150 ग्राम, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख H2 का क्या दे रखा है 30 ग्राम दे रखा है, H2 का क्या दे रखा है सर 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है सर, यहां पर मैंने लिख दिया। और N2 का क्या दे रखा है, N2 इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये एक्सेस रिएजेंट है, तो इसका हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको इससे कोई निकालना ही नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है सर। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अपना H2 है, H2 अपना LR है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख इन्होंने ग्राम दे रखा है, तो सबसे पहला काम मैं इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस सर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गए तुम्हारे 15। अब ये एमोनिया है, एमोनिया के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है कि इसका 150 ग्राम, तो यहाँ पर मैंने इसको भी नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास एमोनिया का कितना सर 17, ठीक है सर। मतलब इतने नंबर ऑफ मोल है एमोनिया के, यस सर। अब ध्यान से देख लेफ्ट साइड मैंने लिमिटिंग रिएजेंट लिखा जो कि मेरा हाइड्रोजन है, राइट साइड मुझे जो चीज निकालनी होती है वो चीज लिखता हूं, राइट साइड मुझे जो चीज निकालनी होती है वो चीज लिखता हूं। तो राइट साइड मैंने लिख दिया सर एमोनिया के मोल, एमोनिया के मोल, यस सर। अब ध्यान से देख यार, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है ब्रह्मास्त्र से। तो ध्यान से देख, अगर हाइड्रोजन के 3 मोल तो एमोनिया के 2 मोल, यूनिटी मेथड लगा दे। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल तो एमोनिया के 2/3 मोल। परंतु हैं कितने सर, हाइड्रोजन के हैं कितने, हाइड्रोजन के तो 15 हैं, यानी 15 में अपने को निकालना है। तो यहाँ पर देख 15 से मल्टीप्लाई कर दे 2/3 को, ये कर दिया मैंने सर। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी सर NH3 के 10 मोल है, NH3 के 10 मोल है सर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला था, उस पर यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दे। गिवन मोल्स ऑफ एमोनिया, यानी प्रोडक्ट के कितने मोल सर, कितने दे रखे थे 150/17 दे रखे थे, ये लिख दिया मैंने सर 150/17, ठीक है। डिवाइड बाई मैंने कितने निकाले सर एमोनिया के मोल, मैंने तो 10 निकाले, तो मैंने नीचे लिख दिया 10 इंटू 100, यस सर। तो देख 0 से 0 कट गया, यस सर। तो ये तुम्हारा हो गया सर 15/17 इंटू 100, 15/17 इंटू 100। तो ये तुम जब सॉल्व करोगे तो लगभग आया तुम्हारा 88%, तो लगभग तुम्हारी वैल्यू आने वाली 88%। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ एमोनिया हमने निकाल दिया 88%, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आया अपना आखिरी टॉपिक परसेंटेज प्यूरिटी, ये लिख दिया मैंने परसेंटेज प्यूरिटी, ठीक है सर। बस यहां पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना, परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहां पर देख सैंपल कौन है अपना Na2SO4 है, Na2SO4 है, ठीक है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मास ऑफ सैंपल। जैसे यहां पर दे रखा है देख 10 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल, ये टोटल मास है सैंपल का, ठीक है सर। इसमें कुछ प्योर होगा कुछ इम्प्योर होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर ही तो बोलते हैं, यस सर। मान ले पूरा साफ पानी है, साफ पानी है, ठीक है। इसमें तू ना थोड़ा सा गंदगी डाल दे, इसमें तू ना थोड़ा सा गंदगी डाल दे, तो अब इसको साफ पानी नहीं बोलूंगा, अब इसको मैं गंदा पानी ही बोलूंगा। तो क्या गंदा पानी 100% गंदा है क्या, नहीं सर, उसमें कुछ परसेंट प्योरिटी भी होगी, यस सर। तो यहाँ पर जो लिखा रहता है ना इम्प्योर सैंपल, इसका मतलब है टोटल मास ऑफ सैंपल, ठीक है, टोटल मास ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर मैं टोटल मास ऑफ सैंपल की जगह में लिख दूंगा 10 ग्राम, यस सर। तो मुझे कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन में ये निकालना है सर,
मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कि इस टोटल में कितना प्योर है, प्योर कितना है सर, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया जैसे प्योर, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखूंगा प्योर, नीचे लिखूंगा सर टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100 कर दूंगा। कॉमन सेंस की बात है, ये तो टोटल है, तो जो प्योर सब्सटेंस होगा वो छोटा ही आएगा, तो इसको मैं बोलता हूं सर छोटा मास, इसको मैं बोलता हूं छोटा मास, इसको बोलता हूं सर बड़ा मास। तो बस इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखना, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू छोटा मास अपॉन बड़ा मास इनटू 100, छोटा मास अपॉन बड़ा मास इनटू 100। ये मास किसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसका निकालना है, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी अपने को निकालनी है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसका छोटा मास अपॉन बड़ा मास इनटू 100। बड़ा मास मतलब टोटल मास ऑफ सैंपल। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो अपन क्वेश्चन जब लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने निकाल दिया सर, जैसे मैंने निकाल दिया परसेंटेज प्योरिटी आई तुम्हारी 60%, और क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज प्योरिटी मत बताओ, परसेंटेज इम्प्योरिटी बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, परसेंटेज इम्प्योरिटी हो जाएगी 100 माइनस 60 यानी 40%। यस सर। तो परसेंटेज प्योरिटी पूछी हुई है या परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछी हुई है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अगर परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछी हुई हो तो परसेंटेज प्योरिटी को घटा देना 100 में से, तो आ जाएगी तुम्हारी परसेंटेज इम्प्योरिटी। यस सर। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो पूरा खेल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आया सर, क्वेश्चन नंबर 138। 10 ग्राम of impure sample of Na2SO4 dissolved in water was treated with excess of BaCl2 solution when 11.65 gram of BaSO4 molecular weight इसका दे रखा है 233 was obtained as dry PPT. Calculate the percentage purity of Na2SO4, यानी Na2SO4 की परसेंटेज प्योरिटी अपने को बतानी है, ठीक है सर। तो सबसे पहले यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये लिख दिया मैंने सर Na2SO4, ये किसके साथ रिएक्ट हुआ सर, BaCl2 के साथ रिएक्ट हुआ। यहाँ पर इन्होंने बोल रखा कि BaCl2 एक्सेस में, यानी मुझे बात पता लग गया कि ये जो BaCl2 है ये एक्सेस रिएजेंट है। तो मेरे को एक्सेस रिएजेंट से मतलब नहीं होता, मेरे को मतलब होता है सर लिमिटिंग रिएजेंट से, यानी Na2SO4 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। इतनी बात मुझे पता लग गई। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, प्रोडक्ट बन रहा है अपना Na2SO4। क्या बन रहा है सर, Na2SO4 नहीं सॉरी BaSO4। क्या बन रहा है प्रोडक्ट, BaSO4। तो BaSO4 यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो Ba यहां से आया, SO4 यहां से आया, तो यहां पर देख Na और Cl भी तो रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर NaCl भी बनेगा क्या। यस सर, कॉमन सेंस की बात है। अब सबसे पहले काम क्या करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है मैं इसको बैलेंस कर दूं क्या। तो देख 2 Cl हैं तो यहां पर तेरे को 2 लगाना पड़ेगा, 2 Na हैं तो यहां पर भी 2 Na। तो अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है सर। तो अब मैं खेल सकता हूं। अब यहां पर देख फॉर्मूला अगर तुमको ध्यान होगा, ऊपर क्या लिखते हैं अपन, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, और नीचे अपन क्या लिखते हैं, टोटल मास ऑफ सैंपल। यहाँ पर सैंपल कौन है अपना, Na2SO4 है, तो यानी इसका टोटल मास मैं नीचे लिखूंगा, यानी 10 ग्राम जो दे रखा है वो टोटल मास का सैंपल है, वो मैं नीचे लिखूंगा। यस सर। तो अगर मुझे मास ऑफ प्योर सब्सटेंस पता लग जाए, मास ऑफ प्योर Na2SO4 पता लग जाए, तो मेरे परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 आ जाएगी क्या। यस सर, ठीक है। तो अपन निकालते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, मास ऑफ प्योर Na2SO4। यहां पर मैंने लिख दिया सर मास ऑफ प्योर Na2SO4। कहां से निकालेंगे सर, BaSO4 से निकालेंगे, क्योंकि इसी का डाटा दे रखा है क्वेश्चन में। अगर तुम गौर करोगे तो इसी का डाटा दे रखा है, यानी BaSO4 का ही डाटा दे रखा है, वहीं से मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर ग्राम ऑफ BaSO4 से निकालना है, क्योंकि देख इतना ग्राम इसका दे रखा है, ठीक है। तो मतलब ग्राम ऑफ BaSO4 से निकालूंगा, ठीक है सर। तो सबसे पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो ब्रह्मास्त्र से अपने को पता है, जो सत्य वचन है। तो पहली लाइन अपन लिख लेते हैं, BaSO4 का मोलर मास कितना होता है सर, 233। यहां पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। कितना मोल है इसका, 1 मोल है। इसका भी कितना मोल है सर, 1 मोल है। आगे से स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है दोनों का। यस सर। तो मतलब 1 मोल मतलब BaSO4 मतलब मोलर मास बोल दूं क्या। यस सर। मतलब इसका 233 ग्राम होगा क्या। यस सर। तो अगर BaSO4 का 233 ग्राम होगा तो जो प्योर Na2SO4 बन रहा है उसका भी 1 ही मोल बन रहा है, यानी मोलर मास के बराबर। तो इसका मोलर मास होता है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे, सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 142 ग्राम, ठीक है सर। तो ये पहली लाइन मैंने लिख दी जो मुझे पता थी ब्रह्मास्त्र से, ठीक है सर। अब यूनिटरी मेथड लगा, अगर ये 1 ग्राम होता BaSO4 तो ये हो जाता 142/233 ग्राम ऑफ प्योर Na2SO4। परंतु
दे कितना रखा है सर, परंतु दे कितना रखा है 11.65 ग्राम, कितना दे रखा है सर 11.65 ग्राम ऑफ BaSO4 दे रखा है। तो इतने में अपने को निकालना है। तो ये मैंने लिख दिया सर 142 अपॉन 233 इंटू 11.65 इंटू 11.65, इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने कर दिया। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा सर 7.1 ग्राम। कितना आएगा 7.1 ग्राम, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमने निकाल दिया प्योर Na2SO4 का मास, प्योर Na2SO4 का मास, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं छोटा मास, इसको मैं बोलता हूं छोटा मास। यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा मास, छोटा मास ऑफ सैंपल, छोटा मास। और जो ये टोटल था ये होता है अपना बड़ा मास। क्या होता है बड़ा मास। तो हमारा फॉर्मूला क्या था परसेंटेज प्योरिटी का, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी छोटा मास अपॉन बड़ा मास इंटू 100। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज प्योरिटी ये लिख दिया मैंने इक्वल टू छोटा मास। छोटा मास कितना है सर, छोटा मास है 7.1 ग्राम अपॉन बड़ा मास कितना था 10 इंटू 100। तो देख 10 से ये कट गया तो तुम्हारा आंसर आ गया सर 71%, यानी ये परसेंटेज प्योरिटी आ चुकी है। Na2SO4 मतलब 71% प्योर है, ठीक है, 71% प्योर है। बात समझ में आ गई। अगर तुमसे कोई पूछता कि परसेंटेज प्योरिटी मत बताओ, परसेंटेज इम्प्योरिटी बता दो, परसेंटेज इम्प्योरिटी बता दो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 100 माइनस 71 करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 29%। मतलब ये क्या अपना परसेंटेज इम्प्योरिटी है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज प्योरिटी, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 71% आएगा। क्या आएगा सर 71% आएगा। तो अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 139। 10 gram of MnO2 on reaction with HCl forms 2.24 liter of Cl2 at NTP. Then find percentage impurity of MnO2। ठीक है सर। तो यहां पर हमको परसेंटेज प्योरिटी नहीं पूछी हुई, परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछी हुई है। हम कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी ही निकालेंगे, फिर लास्ट में अपन 100 से माइनस करेंगे तो परसेंटेज इम्प्योरिटी आ जाएगी। क्या यस सर। तो सबसे पहले अपन केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो मैंने लिखा सर MnO2, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब तुम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तब तुम इस रिएक्शन को वापस से पढ़ोगे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है सर MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। ये अपन को कब पता लगेगा जब अपन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन आती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है ये, ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं डी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दी। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब ध्यान से देख, एक Mn बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर देख 2 O है तो यहाँ पर तुझे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देख 2 Cl इधर 2 Cl इधर 4 Cl, तो यहाँ पर तुझे 4 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 4 ही है, यानी अब रिएक्शन क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है। अब मैं खेल सकता हूँ, अब मैं खेल सकता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10 ग्राम ऑफ MnO2, यानी MnO2 मेरा सैंपल है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया सर बड़ा मास, ये मेरा क्या हो गया सर बड़ा मास हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या क्या था छोटा मास अपॉन बड़ा मास इंटू 100। तो बड़ा मास मुझे पता लग गया 10 ग्राम दे रखा है, तो छोटा मास अगर मैं निकाल दूंगा यानी मास ऑफ प्योर सब्सटेंस निकाल दूंगा तो मेरा परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। फिर मैं 100 से माइनस कर दूंगा, परसेंटेज इम्प्योरिटी आ जाएगी जो मुझे क्वेश्चन में पूछी गई है। अब ध्यान से देख कैसे खेलना है अपने को। Cl2 से खेलना है क्योंकि Cl2 के बारे में दे रखा है इन्होंने, ठीक है, और हमको इसका छोटा मास चाहिए MnO2 का, ठीक है सर। तो मैंने राइट साइड क्या लिख दिया MnO2 का मास, MnO2 का ग्राम में लिख रहा हूं, ये मुझे चाहिए, ठीक है, छोटा मास मुझे चाहिए। कहां से मैं निकालूंगा सर वॉल्यूम ऑफ Cl2 से, क्योंकि इसका दे रखा है इन्होंने 2.24 लीटर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर वॉल्यूम ऑफ Cl2, वॉल्यूम ऑफ Cl2, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। अब ध्यान से देख, इसका 1 मोल है यानी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो Cl2 का 1 मोल मतलब 22.4 अगर लीटर होता ना Cl2, तो MnO2 का कितना ग्राम बन रहा है 87 ग्राम बन रहा है। अगर ये 1 लीटर होता, यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो 87 अपन 22.4 बोल दूं क्या? यस सर। पूछा कितने में गया सर 2.24 में पूछा गया, ये लिख दिया मैंने 2.24 लीटर। तो कुछ नहीं करना, 87 अपॉन 22.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? यस सर कर दो। ये देख 1 जा ये 10 जा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 8.7 ग्राम।
और 8.7 ग्राम ये क्या निकला मेरा सर, ये तो छोटा मास निकला है, ये तो छोटा मास निकला है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है सर, छोटा मास अपॉन बड़ा मास इंटू 100। तो छोटा मास निकल गया सर 8.7, बड़ा मास कितना था सर 10 था, 10 से ये 0 कट गया, ये आ गया तुम्हारा 87%। अरे ये तो परसेंटेज प्योरिटी आ गई, परंतु अपने को परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालनी है ना, तो कुछ नहीं करना, 100 में से माइनस कर दे। तो ये कर दिया मैंने सर 100 माइनस 87, ये आ गई तुम्हारी परसेंटेज इम्प्योरिटी कितनी सर 13%, सर 13%। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था अपना परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट, और परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको करा दिया, और परसेंटेज यील्ड के भी करा दिए।